आगे बात करते हैं एस्प्रिन ड्रग्स किन दवाओं के साथ इंटरेक्शंस कर सकती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्प्रिन जो ड्रग्स है ये एंटी प्लेटलेट्स कैसी है, एंटी प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को क्या करती है, कम करती है। एंटी कोगुलेंट्स क्या करती है, दूसरा एंटी कोगुलेंट, तो दोनों काम करती है। कोगुलेशंस को कम करती है और एंटी प्लेटलेट्स को कम करती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट का क्लॉट जो है वो लेट बनेगा, इंटरनल ऑर्गन के अंदर ब्लीडिंग कर सकती है। तो ये एक एस्प्रिन ड्रग्स के साथ आपको ध्यान रखना है, जिसको अपन बोलते हैं रेज सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको, रेज सिंड्रोम। तो रेज जो है वो सिंड्रोम करवा सकती है, जिसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिटी या फिर अपन कह सकते हैं लीवर के अंदर ब्लीडिंग होना, है ना, लीवर के पेशेंट के अंदर जो है ब्रेन के अंदर वो ब्लीडिंग होना, एनसेफेलोपैथी होना और इंटरनल ब्लीडिंग होना। स्पेशली जो है वो बच्चों के इंट्राक्रेनियल हेमरेज होना चिल्ड्रंस के अंदर जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और आंखों के पीछे पेरी ऑर्बिटल एरिया के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसको अपन बोलते हैं रे सिंड्रोम। तो ये ब्लीडिंग कोज करवा सकती है। दूसरी बात करते हैं जिन पेशेंट का बीपी का दवा चल रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चल रहा है, ऐसे जैसे मान लो एसी इनहिबिटर दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, तो एंटी हाइपरटेंसिव जो इफेक्ट है उन दवाओं का जो असर है वो क्या कर सकती है, कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, और जिसकी वजह से उनका जो बीपी है वो गड़बड़ हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तो जिन पेशेंट के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चल रही है उसके साथ एस्प्रिन यदि अपन दे रहे हैं तो हमें उस चीज को मॉनिटर करना है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस को या फिर पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है उसको हमें फॉलो करना है। तीसरी बात करते हैं ओरल एंटीबायोटिक। यदि पेशेंट एस्प्रिन के साथ में ओरल एंटीबायोटिक ले रहा है तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जा सकता है। पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो कम हो सकता है, 60 mg पर DL से कम हो सकता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। पेशेंट जब भी हाइपोग्लाइसीमिया जलेगा, स्वेटिंग आएगा, चक्कर आएगा और पेशेंट बेहोश होके गिर भी सकता है। तो जिसको अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक के साथ में यदि अपन एस्प्रिन दे रहे हैं तो ऐसे पेशेंट का शुगर जो है वो ग्लूकोमीटर से हमें मेजरमेंट करते हुए रहना है। फिर बात करते हैं, फोर्थ बात करते हैं मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट जो है वो अपन फोलिक एसिड इनहिबिटर दवाई है, जैसे अपन एटोपिक प्रेगनेंसी में देते हैं या फिर कैंसर पेशेंट के अंदर देते हैं। ये क्या करती है, ये ट्यूबल सिक्रेशंस को रिड्यूस कर देती है, और ये ट्रेक्सेट देते हैं, इसकी टॉक्सिटी करवा सकती है। उसकी वजह से मीथोट्रेक्सेट जो है वो क्या हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट जल्दी इसका आ सकता है। तो जिसको मीथोट्रेक्सेट चल रही है उसका एस्प्रिन देते वक्त हमें जो है वो ड्रग इंटरेक्शंस का याद रखना है। अगली बात करते हैं वॉल्प्रिक एसिड। वॉल्प्रिक एसिड जो है साइकेट्रिक पेशेंट्स के अंदर जो है दवा चलने वाली है। यदि पेशेंट को वॉल्प्रिक एसिड के साथ में एस्प्रिन दे रहे हैं तो उसका प्लाज्मा लेवल जो है वो इंक्रीज कर सकती है। वॉल्प्रिक एसिड का प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा तो ये एक पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अपन ने बात की है कि पेशेंट को कौन कौन सी दवाओं के साथ एस्प्रिन का जो है वो इंटरेक्शंस हो सकता है। अब बात करते हैं एस्प्रिन के क्या एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब है जो अनवांटेड साइड इफेक्ट, जो अपन नहीं चाह रहे थे वो पेशेंट के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसको अपन एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। एस्प्रिन की वजह से पेशेंट को हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, पेशेंट का हेडेक बढ़ सकता है, पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, कन्वर्जेंस आ सकते हैं, ताने आ सकते हैं, पेशेंट चक्कर खा के गिर भी सकता है, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग। एस्प्रिन जो है वो जीआई को बहुत डिस्टर्ब करती है, जीआई को पूरा ही डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए कभी भी एस्प्रिन की टेबलेट जब अपन ओरली लेते हैं तो जहां जहां अपन ने अपना बोवल जो है गैस्ट्रिक जो पार्ट है वो यदि एम्प्टी है तो बहुत इरिटेशंस करती है। क्या तो अपन इसको खाने के साथ में गोली को लें या फुल जो ग्लास ऑफ वाटर, 2-3 ग्लास पानी ज्यादा एक्स्ट्रा पिए, ताकि ये जो इरिटेशंस हैं वो कम हो सके। पेशेंट को नोजिया हो सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग हो सकता है, पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेशेंट का हार्ट बर्न हो सकता है, पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, जीआई प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को आ सकती है। साथ ही पेशेंट के हेपेटोटॉक्सिटी करती है, ये दवाई लिवर को डैमेज करती है और लिवर के अंदर जो SGOT SGPT एंजाइम्स है उसका लेवल बढ़ा सकती है, जॉन्डिस भी कर सकती है, हेपेटाइटिस भी पेशेंट को कोज कर सकती है, और रेज सिंड्रोम कर सकती है। पेशेंट को इंटरनल जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, और पेशेंट को कई बार जो है ओटोटॉक्सिटी एर्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकती है, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व
उसको डैमेज करती है और जिसकी वजह से पेशेंट को हियरिंग लॉस हो सकता है। ये जो दवाई है ये एंटी प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को कम करती है, और एंटी कोगुलेंट्स है। प्लेटलेट्स को कम करने की वजह से ऐसा पेशेंट में प्लेटलेट्स काउंट जो है वो डिक्रीज हो सकते हैं। पेशेंट का जो पीटी INR टाइम जो है बढ़ सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, खून पतला हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट के प्लेटलेट्स की काउंट जो है वो कम हो सकता है। WBC को कम कर सकती है, हमारे हीमोग्लोबिन को कम कर सकती है। और साथ में ये जो दवाई है, इस दवाई को जब भी अपन देते हैं तो पेशेंट को इस बात का जो है वो खास ख्याल रखना चाहिए कि अल्कोहल इंटेक ना करे। यदि पेशेंट अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो ये एडवर्स इफेक्ट जो है पेशेंट के अंदर जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपन ने एक पेशेंट में क्या क्या एस्प्रिन की वजह से जो है वो एडवर्स इफेक्ट आते हैं ये अपन ने चर्चा की। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, एस्प्रिन का क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है ऐसे कंडीशंस के अंदर इस दवा का उपयोग करना वर्जित है, बिल्कुल आप उपयोग नहीं करेंगे। यदि आपने उपयोग कर दिया तो पेशेंट के अंदर जो है सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस पैदा हो सकती है। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो किस पेशेंट के अंदर एस्प्रिन यानी कि नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस है हाइपर सेंसिटिविटी। ऐसे ही कोई भी पेशेंट हो किसी भी दवाई से, या उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा एलर्जी कंडीशंस हर बात बात पे हो रही है, बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है उस पेशेंट के अंदर, तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो है एस्प्रिन आपको नहीं देनी है। और सेंसिटिविटी की वजह से कई बार जो पेशेंट को अस्थमा हो सकता है, नेजल प्रॉब्लम हो सकती है, नेजल कंजेशन हो सकता है, पोलिप्स हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो अपना एक तरीके का कंस्ट्रिक्ट हो सकता है, नैरोविंग हो सकता है, और रेस्पिरेटरी जो है प्रॉब्लम पेशेंट को देखने को मिल सकती है ना। इसके अलावा जो है एस्प्रिन जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर कर सकती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का यदि पेशेंट है ऑलरेडी उसका प्लेटलेट्स कम है, या स्नेक बाइट का केस है ना, स्पेशली ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रखा है, या फिर कोई भी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, डेंगू का मरीज है, ऐसा कई सारी कंडीशंस है, तो हीमोफीलिया का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट के अंदर जो है वो बिल्कुल एस्प्रिन आपको नहीं देनी है। प्रेगनेंसी के अंदर भी एस्प्रिन का उपयोग नहीं करते। प्रेगनेंसी के अंदर स्पेशली जो है वो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर तो बिल्कुल इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये प्री मैच्योरिटी करवा सकती है, साथ में बच्चे के हार्ट के अंदर प्रॉब्लम करवा सकती है, बच्चे की ग्रोथ को रोक सकती है, बच्चे की स्टिल बर्थ भी कर सकती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर बिल्कुल इसका उपयोग नहीं करें, बाकी जो डॉक्टर की सलाह से ही अपन इसका उपयोग किया जा सकता है। लैक्टेशन यानी कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है उस वक्त भी अपन को नहीं करना है। या फिर जिन बच्चों के लिवर खराब हो रखे हैं, है ना, हेपेटोटॉक्सिटी हो सकती है, या फिर एनसेफेलोपैथी हो रखी है जिसको अपन बोलते हैं रेज सिंड्रोम, तो रेज सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं करना है। तो ये अपन ने एक बहुत खास चर्चा की है एस्प्रिन का कहाँ पे हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं, और ये आपको खास ख्याल रखना है। पेशेंट को एस्प्रिन दवाई चल रही है तो नर्स का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स कंसिडरेशंस क्या है, ऐसे पेशेंट के अंदर एस्प्रिन की दवा चल रही है तो अपनी क्या ड्यूटी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अपना ऑब्जर्वेशन से रहेगा, पेशेंट को अपन को किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तो एक तरीके से अपन देखें तो एस्प्रिन का जो अपन उपयोग कर रहे हैं पेशेंट के अंदर पेन रिलीव करने के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, पेशेंट का पेन कम हो जाए, तो पेशेंट का देखना है। कई पेशेंट को माइल्ड मॉडरेट पेन हो रहा है तो माइल्ड और मॉडरेट पेन के अंदर एस्प्रिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट का अपन फेशियल एक्सप्रेशन से पेन मेजरमेंट करेंगे। इसके अलावा फिर जो है पेशेंट का अपन को ये जो दवाई एस्प्रिन है वो हेपेटोटॉक्सिटी रहती है, लिवर को डैमेज कर सकती है, तो लिवर फंक्शंस टेस्ट करना है। पेशेंट के अंदर कहीं पेशेंट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या फिर पेशेंट के अंदर कोई डार्क यूरिन नहीं आ रहा है, क्ले कलर का यूरिन नहीं आ रहा है, क्ले कलर का स्टूल नहीं आ रहा है, डार्क कलर का यूरिन नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से पेशेंट को कहीं डायरिया, वॉमिटिंग, पेशेंट को कई सारा खुजली, इचिंग वगैरह इस तरीके का प्रॉब्लम के अंदर अपन समझ जा रहे हैं पेशेंट को हेपेटोटॉक्सिटी हो रहा है। हेपेटोटॉक्सिटी को अपन को मेजरमेंट करना है, लिवर फंक्शन टेस्ट देखना है, SGOT, SGPT और लिवर एंजाइम, बिलिरुबिन वगैरह ये सब अपन को पेशेंट के अंदर मेजरमेंट करना है। कई पेशेंट का जो है येलोविश कलर नहीं है, येलोविश कलर का मतलब है पेशेंट को बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, पेशेंट को कहीं जॉन्डिस नहीं हो रहा है, पेशेंट के हाथों का कलर, नाखून का कलर, आँख के स्क्लेरा का कलर, ये हमें एज ए नर्स तौर पे अपन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशेंट का CBC देखना है, CBC का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, क्योंकि ये दवाई जो है एंटी प्लेटलेट्स एक्टिविटी है, प्लेटलेट्स को कम कर सकती है, और एंटी थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बस को कम करती है। थ्रोम्बस को क्या, क्लॉट को
कम करती, नए क्लॉट को नहीं बनने देती है। तो पेशेंट के अंदर कहीं हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट का WBC कम हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट का हमें कंप्लीटली जो है ब्लड काउंट टेस्ट जो है वो हमें करना है। अगली बात करें, ये पेशेंट के अंदर अपने कान को डैमेज करती है, ऑटोटॉक्सिटी कर सकती है। पेशेंट के एर्थ क्रेनियल नर्व को अपन को देखना है, कहीं पेशेंट का बैलेंस गड़बड़ नहीं हो रहा है, पेशेंट को सुनने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका जो है अपन को ईयर टेस्ट जो है, बैलेंस टेस्ट और पेशेंट का हियरिंग टेस्ट जो है वो हमें रेगुलर करवाना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करते हैं, पेशेंट का आयो चार्टिंग करना है, पेशेंट का कितना इनटेक है, कितना आउटपुट है, क्योंकि ये जो दवाई है ये यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकती है, पेशेंट के अंदर उसका क्रिएटिन बढ़ा सकती है, किडनी को जो है वो डैमेज कर सकती है। तो इसके अलावा एक नर्स की जिम्मेदारी है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करे, अच्छी डाइट ले, पानी ज़्यादा पिए, जब भी टेबलेट ले तो इसके साथ में प्लेंटी ऑफ वाटर ले, या फिर आप खाने के साथ इसको टेबलेट को ले, ताकि ये जीआई जो डिस्टर्ब है ये कम करेगी, क्योंकि ये जीआई डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा पेशेंट को अल्कोहल बिल्कुल जो है कंज्यूम नहीं करना है, अल्कोहल का बिल्कुल आपको अवॉइड ही करना है, अबस्टिनेंस ही करना है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से पेशेंट का और ज़्यादा लीवर खराब हो सकता है और ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेशन से हो सकते हैं। तो ये एक नर्स की जो जिम्मेदारी है वो हमें पूरी करनी है। इसके साथ इस बात का भी खास ख्याल रखें, प्रेग्नेंट महिला को अंदर दवाई नहीं दें, प्रेगनेंसी में स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर इस दवाई का बिल्कुल भी उपयोग ना कर सकें, क्योंकि ये बच्चे में टेरिटोजेनिसिटी कोज करवा सकते हैं और बच्चे में कोई कार्डियक माल फॉर्मेशंस या फिर बच्चे की डेथ भी करवा सकते हैं। तो ये हमने एक चर्चा की, एक बड़ी चर्चा की कि नर्स की क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है जब भी एस्पिरिन दवा चले। आई होप सो आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा। यदि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम नए हर रोज जो है एक दवाई के बारे में पूरा A to Z जानकारी जो है वो आपको डिलीवर करने जाएंगे। थैंक यू।